हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक नंबर। आई एम सी ए निखिल गोखरू और अभी जो हम डिस्कशन चालू कर रहे हैं वो डिस्कशन क्या है बेसिकली मैं लेके आया हूँ जीएसटी के रिवीजन लेक्चर की सीरीज़ और ये लेक्चर्स अप्रोप्रिएट हैं सीए और सीएस के स्टूडेंट्स के लिए। मैं अभी जो पढ़ाता हूँ वो सीए इंटर, सीए फाइनल और सीएस प्रोफेशनल के बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो मैं जो जीएसटी का रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ अपने क्लास के स्टूडेंट्स के लिए और ऑनलाइन पढ़ रहे बच्चों के लिए और जो भी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब्ड है उन सब लोगों के लिए मैं जो रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूँ उसको स्टार्ट करने से पहले बता दूँ कि मैं आपको पूरा जीएसटी का एक रिवीजन सीरीज़ चालू करने वाला हूँ। बिकॉज ऑफ लॉकडाउन आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम अवेलेबल। सो फॉर्चुनेटली हमारे पास इतना सारा समय है कि हम रिवीजन कर सकते हैं। आप लोगों के एग्ज़ाम्स भी एक्सटेंड हो गई है, जिनकी एग्ज़ाम्स मई और जून में होने वाली थी उनकी एग्ज़ाम्स भी नवंबर है और जो एग्ज़ाम्स ऑलरेडी नवंबर के लिए अपीयर हो रहे थे उन सब लोगों को भी रिवीजन करना ही था। तो इसीलिए आई एम स्टार्टिंग विद जीएसटी रिवीजन। और मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हम लोग ये जो रिवीजन है सीए फाइनल, सीएस प्रोफेशनल और सीए इंटर के बच्चों को ध्यान में रखते हुए पूरा रिवीजन जो है मैं करवाऊंगा। अभी जो मैं टॉपिक आज लेने वाला हूं, जो टॉपिक हम सबसे पहले आज स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक सभी में कॉमन है, चाहे वो फाइनल लेवल हो, चाहे वो इंटर लेवल हो, चाहे वो प्रोफेशनल लेवल हो, चाहे वो सीएस एग्जीक्यूटिव के बच्चे ही क्यों ना इसको देख रहे हो, सब लोग इसको रेफ़र कर सकते हो। हम जो डिस्कशन आज चालू करने वाले हैं वो डिस्कशन बेसिकली किस किस चीज़ों को लेके मैं आपको बता दूं कि किसी भी सिलेबस में आप चले जाओ, आप लोग सबसे पहले देखिएगा मैंने एक फ़ाइल ऑलरेडी तैयार करी हुई है, पूरे हैंड रिटन नोट्स की है। मैं आपको बता दूं कि ये फ़ाइल मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे गूगल ड्राइव की लिंक के साथ शेयर भी कर दूंगा, तो आप चाहें तो रेफरेंस के लिए इस फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और हम बहुत क्विकली पूरा एक चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं। आज जो मेरा मोटिव है वो ये है कि हम सप्लाई चैप्टर रिवाइज करें। सबको मालूम है जिन लोगों ने जीएसटी पढ़ा है कि सप्लाई कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो हमारा जो पहला मोटिव रहेगा वो यही रहेगा कि हम सप्लाई चैप्टर से हमारा पूरा रिवीजन जो है वो स्टार्ट करेंगे। इसके पहले एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसके रिवीजन की कोई ज़रूरत भी है, बिकॉज जो इंट्रोडक्शन चैप्टर है वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, जीएसटी काउंसिल इसी पे सीमित हो जाता है। लेकिन हाँ, उसमें एक आईटीसी यूटिलाइजेशन वाला पॉइंट है, वो मैं अलग से एक पूरा टॉपिक ही रिवाइज करवा दूंगा। उसको आप इंट्रोडक्शन का पार्ट मत मानना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट है। तो कि कैसे आईटीसी का सेट ऑफ करते हैं उसको हम ऑफकोर्स कवर करेंगे, उसको आप इंट्रोडक्शन का पार्ट मानने ही मत, वो बाय डिफ़ॉल्ट कवर हो ही जाएगा। लेकिन अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले चैप्टर से, जिसका नाम है सप्लाई क्या है, व्हाट इज सप्लाई। और मैं इसके लिए जो रेफरेंस में लेने वाला हूँ वो हैंड रिटन नोट्स तो है ही, साथ में मैं अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको एक जंबो साइज का चार्ट देता हूं जो लोग अपनी वॉल पे लगा लेते हैं। एक बार मैं उससे भी पूरा दिखा दूंगा आपको, उससे ही पूरा पॉइंट रिवाइज करा दूंगा। लेकिन हैंड रिटन नोट्स का तो हम यूज़ करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने कॉपी में भी ऐसे ही नोट्स बनाए होंगे, तो इसका यूज़ ऑफकोर्स हमको करना ही करना है। यही चीज़ हमको एग्जाम के आखिरी दिन बहुत काम आने वाली है। इसके साथ साथ आप लोग क्वेश्चन बैंक जो है वो भी साथ में रेफ़र कर सकते हो। एक और चीज़, जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं उनके पास में चार्ट्स और क्वेश्चन बैंक अवेलेबल नहीं है, बिकॉज या तो मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट्स हैं या फिर उन्होंने मेरे से नहीं भी पढ़ा है। तो मैंने आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर टिकर पे चल रहा है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को ऑर्डर दे सकते हैं। मैं आपको चार्ट्स और नोट्स जो है, जो क्वेश्चन बैंक है, वो ऑफकोर्स आपके घर तक पहुँचा भी दूंगा, वो भी डिस्पैच हो जाएगा एट ए वेरी नॉमिनल कॉस्ट। ठीक है, तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। और सबसे पहले बता दूं कि जो जीएसटी लॉ है उसमें 4 एक्ट है, लेकिन जो सबसे मेजर एक्ट है जिससे सबसे ज़्यादा सेक्शन कवर्ड है वो है सीजीएसटी एक्ट 2017। सबको मालूम है इसमें लगभग 180 सेक्शंस हैं। लेकिन अगर मैं इंटर के सिलेबस की बात करूं तो उसमें सिर्फ सेक्शन 7 से सेक्शन 50 तक के सेक्शंस अवेलेबल है। अगर हम प्रोफेशनल और फाइनल के लेवल की बात करें तो उनके ऊपर 180 सेक्शंस अवेलेबल तो है, पर फिर भी जो मेन पॉइंट डिस्कशन है वो सेक्शन 50 तक में कवर हो जाता है। ठीक है, थोड़ी सी स्पीड मेरी फास्ट रहेगी क्योंकि हमारा मोटिव रिविजन करने का है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं कम से कम टाइम में पूरा का पूरा सप्लाई चैप्टर आपको रिवाइज करवा दूँ। दूसरा एसजीएसटी और यूटीजीएसटी एक्ट है, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एसजीएसटी और यूटीजीएसटी एक्ट में सारी चीज़ें सेम है। आईजीएसटी एक्ट के कुछ सेक्शंस फाइनल में एप्लीकेबल है, लेकिन इंटर में आईजीएसटी एक्ट बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। ऑफकोर्स मैं फाइनल के बच्चों के लिए आईजीएसटी एक्ट का प्लेस ऑफ सप्लाई और जो भी बचा हुआ टॉपिक है उसका रिवीजन कराऊंगा, पर फॉर इंटर इट इज़ नॉट
एप्लीकेबल। और जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट भी है, वो भी सिर्फ फाइनल वाले बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर सीए इंटर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम चालू करें तो सबसे पहले बात कर सकते हैं, यस यहाँ पे हमारे सेक्शन 50 तक की बात कवर हो जाती है। एक बार आप इस पूरे के पूरे चार्ट को देखिएगा, इसमें हम बात कर रहे हैं कौन कौन सेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कैसे याद रख सकते हैं। देखो, जीएसटी को याद करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा सप्लाई क्या होती है। दूसरी बात हमारी रहेगी कि सप्लाई होने के साथ साथ जीएसटी कब लगता है, दैट इज चार्ज ऑफ जीएसटी कब आता है। फिर ये बात आती है कि जीएसटी देना तो है, लेकिन ये जीएसटी मुझे कब पे करना है, ये बात टाइम ऑफ सप्लाई बताता है। उसके बाद ये जीएसटी किस वैल्यू पे करना है, ये वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई बताता है। जीएसटी तो लगेगा, लेकिन उसकी क्रेडिट का क्या होगा, ये बात आईटीसी चैप्टर के अंदर कवर होती है। अब प्रोसीजर की बात करें तो जीएसटी में किस किस को रजिस्ट्रेशन लेना है, वो बात रजिस्ट्रेशन चैप्टर में कवर होती है। एक जीएसटी में रजिस्टर्ड आदमी को क्या क्या कागज तैयार करने, ये बात डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर में कवर होती है। क्या क्या रिटर्न्स भरने, ये बात रिटर्न्स चैप्टर में कवर होती है। और कैसे उसको टैक्स पे करना है, ये बात पेमेंट ऑफ टैक्सेस चैप्टर में कवर होती है। तो इनके मेजर जो सेक्शंस हैं वो क्या क्या है, वो मैं एक बार आपको रेफर कर देता हूँ। सेक्शन 7 और 8 बताते हैं सप्लाई क्या होगा, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है जीएसटी लगने के लिए। 9 और 10 बताता है कि सच जीएसटी किन किन के ऊपर लगेगा, चार्ज ऑफ जीएसटी क्या रहेगा। 11 एग्जम्पशन का सेक्शन है, किन किन को जीएसटी नहीं पे करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। किन किन पे जीएसटी लीवेबल ही नहीं होगा, ये बात सेक्शन 11 में कवर होती है। 12, 13, 14 ये टाइम ऑफ सप्लाई के सेक्शन है, जो ये बताते हैं कि जीएसटी एग्जैक्टली पे कब करना है। इसमें बता दूं सी इंटर के लिए 12 और 13 एप्लीकेबल है, फाइनल के लिए 12, 13, 14 तीनों एप्लीकेबल है। ओके, वैल्यूएशन का एक ही सेक्शन है, सेक्शन 15, लेकिन साथ में वैल्यूएशन रूल्स है। वो वैल्यूएशन रूल अगेन फाइनल के ऊपर एप्लीकेबल है, इंटर वालों को वैल्यूएशन रूल्स एप्लीकेबल नहीं है। सीएस प्रोफेशनल और सीए फाइनल वालों को वैल्यूएशन रूल्स भी एप्लीकेबल हैं। इसके बाद सेक्शन 16, 17, 18, 19, 20 बताते हैं आईटीसी के सेक्शंस के बारे में, लेकिन इंटर के लेवल पे सिर्फ सेक्शन 16, 17, 18 है। अगर हम बात करें फाइनल लेवल पे तो 19 और 20 भी उसमें ऐड हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 21 इज नॉट रेलिवेंट, बट या 21 इज वेरी रेलिवेंट। 21 से सेक्शन 30 तक के जो टॉपिक्स हैं वो रजिस्ट्रेशन के हैं, इसमें हम समझेंगे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, किसको लेना है किसको नहीं लेना है। डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर 3 मेजर सेक्शन में कवर हो जाता है। 4 सेक्शन है, 31, 32, 33, 34, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें से 2 ही सेक्शन काम के, 31 और 34। 32, 33 इज नॉट रिलेवेंट। ई-वे बिल का एक अलग सेक्शन है, वो भी मैं आपको अलग से रिवाइज करवा दूंगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो सेक्शन 37 से 48 तक रिटर्न चैप्टर कवर हो जाता है। इसमें बहुत सारे रिटर्न्स हैं भी और कुछ रिटर्न्स हट भी गए हैं। अब मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं तो इसमें से बहुत सारे रिटर्न्स हट चुके हैं, लेकिन एक बैड न्यूज़ ये है कि नए रिटर्न्स का फॉर्मेट भी आ चुका है, लेकिन वो अभी तक एप्लीकेबल ना होने के कारण आईसीआई ने उसको नोटिफाई नहीं किया है। पर मैं आपको बता दूं, अगर आप सीए इंटर में हैं और अगर आप रिटर्न चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आगे जाके हो सकता है आपको ऑफिस में जब आप जाएं तो आपको नए रिटर्न्स का फॉर्मेट मिल जाए, लेकिन अभी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही पढ़ना है। इवन फाइनल वाले बच्चों को भी यही पढ़ना है। अगर कोई अमेंडमेंट आता है तो ऑफकोर्स आई विल ऑल्सो कवर दैट इन फर्दर वीडियोस। ओके, सेक्शन 49 अकेला सेक्शन है जो पेमेंट ऑफ टैक्सेस का है, लेकिन मैं बता दूं एक बहुत ही काम का सेक्शन है, क्योंकि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है और वो है आईटीसी का सेट ऑफ। मैं आपको बता दूं छोटा पॉकेट है लेकिन बड़ा धमाका है, छोटा बम है लेकिन बड़ा धमाका है। क्यों? क्योंकि एक छोटा सेक्शन है 49, लेकिन इसमें बहुत ही काम की बात है और वो है जीएसटी का, आईटीसी का क्रॉस यूटिलाइजेशन कैसे होता है। इसमें पिछले 2 सालों में इतने अमेंडमेंट्स हुए हैं कि इसके ऊपर फाइनल हो या प्रोफेशनल हो या इंटर हो, हर लेवल पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। पिछले कितने अटेम्प्ट से आ रहा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो हम इस रिवीजन लेक्चर की सीरीज में एक और सेक्शन है सेक्शन 50 लास्ट, जो कि इंटर के सिलेबस में भी एप्लीकेबल है, फाइनल में तो ऑफकोर्स है ही, इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट का। इसमें भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए थे, लेकिन वो सब मैं कवर कर दूंगा और बहुत सारी चीज़ें इसमें भी कवर हो जाती है। ठीक है, तो अभी जो हमारा मेन मोटिव है वो है सेक्शन 7 को कवर करने का। और मैं बता दूं सेक्शन 7 इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सेक्शन 7 के अंदर से ही हमको ये पता चलेगा कि एक आदमी सप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अगर सप्लाई कर ही नहीं रहा है तो फिर उस पर जीएसटी लगने का सवाल भी नहीं उठता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है जीएसटी के अंदर। वो इवेंट क्या है कि क्या एक आदमी सप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उसी चीज को समझने के लिए हमको करना पड़ेगा डिस्कशन स्टार्ट किसका, सेक्शन 7 का।
चालू करें तो ये सेक्शन 7 जो है ये एग्जैक्टली बताता है कि सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। अब इसके अंदर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सेक्शन 7 को बांटा गया है 5 टुकड़ों के अंदर। ये 5 टुकड़े क्या है आप स्क्रीन पे देख सकते हो, 71A, 71B, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3। सबसे पहले याद करना जरूरी है कितने टुकड़े हो जाएंगे सेक्शन 7 के। देखो मैं जब भी जीएसटी पढ़ाता हूँ बच्चे पूछते हैं सर आपने कैसे याद किया, आपके लिए भी तो नया था क्योंकि 2017 में ही आया। तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आपको जो मेमोरी टेक्निक यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है वो सबसे पहली मेमोरी टेक्निक है नंबरिंग करने की। आपको एक नंबरिंग कर लेनी चाहिए कि किस चीज़ में कितने पॉइंट्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, कितने प्रोविजंस हैं। तो आपको जब भी एग्जाम में याद करना होगा तो आपके लिए याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हम नंबरिंग करना चालू कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास सेक्शन 7 है। सेक्शन 7 के कितने पार्ट है हमारे पास में? 5। कौन कौन से पार्ट है? 71A, 71B, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। 71A बात करता है सप्लाई विद कंसिडरेशन, 71B बात करता है इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज के बारे में, 71A और 71B के बाद शेड्यूल 1 बात करता है सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन क्या होगा। शेड्यूल 2 से इतना बताता है कि साहब कोई भी चीज सप्लाई ऑफ गुड्स होगी या सर्विसेज होगी, पहले इसको डीम सप्लाई माना गया लेकिन मैंने क्लास के लेक्चर में ही बताया था कि अमेंडमेंट आ चुका है। अब शेड्यूल 2 सिर्फ ये बताता है कि आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो सप्लाई है या सप्लाई नहीं है। और फाइनली शेड्यूल 3 बहुत काम का है क्योंकि वो बताता है कि सप्लाई है भी या नहीं है, दैट इज नेगेटिव लिस्ट ऑफ सप्लाई के बारे में बात करता है शेड्यूल 3। अब यहाँ एक काम की बात है, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, एग्जाम में सीधे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम है। मेजर जो एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं वो केस स्टडी बेस आ सकते हैं और वो लोग पता है मर्ज करके क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें वो लोग सप्लाई, एग्जम्पशन, टैक्स कैलकुलेशन सब कुछ एक साथ पूछ लेते हैं। जैसा इनडायरेक्ट टैक्स के साथ डायरेक्ट टैक्स के अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आता है, वैसे ही 8 नंबर का एक इनडायरेक्ट टैक्स में भी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आने लग गया है, जिसमें आपसे सप्लाई, एग्जम्पशंस और आईटीसी के और सेट ऑफ के सारे रूल्स एक साथ पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर को जब आप रिवाइज करो तो इस तरीके से रिवाइज करो कि हम इस चीज़ को बाकी सारे चैप्टर्स के साथ लिंक कर सकें। तो अभी हम 5 टुकड़े पढ़ रहे हैं सप्लाई के, 71A, 71B, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 बहुत काम का है क्योंकि वो बात करता है रिगार्डिंग नेगेटिव लिस्ट के बारे में। तो नेगेटिव लिस्ट के ऊपर एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि साहब किस चीज़ को सप्लाई मानना है और किस चीज़ को सप्लाई नहीं मानना है। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले 71A के बारे में। और मैं आपको बता दूँ 71A क्या बात करता है। 71A बोलता है किसी भी चीज़ को सप्लाई मानने के लिए सबसे पहले हमें देखने पड़ेंगे कि 8 ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अभी 8 ट्रांजैक्शन कौन कौन से, मैं आपको बता दूं, किसी भी चीज़ को सप्लाई के मानने के लिए सबसे पहले आपके पास में एक ट्रांजैक्शन होना चाहिए और उसमें 8 अलग अलग ट्रांजैक्शन को कवर किया है। और वो ट्रांजैक्शन कौन कौन से हैं? सबसे पहला ट्रांजैक्शन देखिएगा सेल, दूसरा है बार्टर, तीसरा है एक्सचेंज, चौथा है ट्रांसफर, रेंटल, लाइसेंस, डिस्पोजल और लीज। कितने ट्रांजैक्शन हो गए? 8। मैं आपको बता दूं इसमें लगभग सब कवर्ड है, सिर्फ एक सेल और अप्रूवल कवर्ड नहीं हुआ है। लेकिन अगर कोई ट्रांजैक्शन सेल हो जाता है और या ट्रांसफर है, लीज है, रेंटल है, डिस्पोजल है, बार्टर है, एक्सचेंज है, लीज है, सब बिजनेस ट्रांजैक्शन लगभग इसमें कवर हो जाते हैं। लेकिन दूसरी शर्त आती है कि साहब इस सप्लाई को कौन करेगा, तो पर्सन का होना जरूरी है। और इवन हम आगे जाके सेक्शन 9 बोलता है टैक्सेबल पर्सन पे करता है। तो दूसरी शर्त क्या है? एक तो ट्रांजैक्शन होना चाहिए, दूसरा टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, तीसरी शर्त है इन एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन होना चाहिए, चौथी शर्त है फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। और एक शर्त और बाय डिफॉल्ट आई जाती है क्योंकि जीएसटी लगता ही तब है जब गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई होती है, तो गुड्स और सर्विसेज भी होना जरूरी है। तो देखा जाए तो सप्लाई को मानने के लिए हमें कुछ 4-5 कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। सबसे पहली कंडीशन क्या है? ट्रांजैक्शन होना चाहिए। कितने ट्रांजैक्शन है? 8। दूसरी शर्त क्या है? पर्सन का होना जरूरी है। पर्सन भी कौन सा होगा? टैक्सेबल पर्सन होना जरूरी है, क्योंकि टैक्स लगेगा तभी जब टैक्सेबल पर्सन होगा और टैक्सेबल पर्सन ही टैक्स पे करेगा भी। तीसरी शर्त है इन एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन होना जरूरी है। पर मैं बता दूं हम आगे जाके पढ़ेंगे कि शेड्यूल 1 में अगर कोई चीज़ कवर हो जाती है तो वहाँ पे कंसिडरेशन का होना जरूरी भी नहीं होता है। चौथी शर्त है इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का होना बहुत जरूरी है। और पांचवी और आखिरी शर्त है गुड्स और सर्विसेज का होना भी जरूरी है। तो कितनी कंडीशन हो गई हमारे पास सप्लाई के लिए? 5 कंडीशन। अगर हम सबसे पहले बात करें तो सेल, बार्टर, एक्सचेंज को तो समझाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो हम अगली कंडीशन पे चलते हैं, पर्सन कौन होंगे। और आप देख सकते हैं पर्सन में कुछ खास चेंज नहीं है। आपको इनकम टैक्स में 7% रटाए गए होंगे, लगभग वही पर्सन है, लेकिन कुछ चीज़ें और ऐड हो जाती है।
तो आपको बेसिक तो पता होगा, इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, सोसाइटी, AOI, BOP, AJP दैट इज आर्टिफिशियल लीडरशिप पर्सन, वो सब तो यहाँ पे होंगे ही होंगे। साथ में यहाँ पे गवर्नमेंट को भी कवर किया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की कॉर्पोरेशंस, साथ साथ में फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट को भी यहाँ पर्सन माना है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि नॉर्मली GST इनकम टैक्स में पर्सन नहीं होते जैसे गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ पे उसको भी पर्सन माना गया है, ठीक है। इसके बाद अगर हम पर्सन के बाद अगली डेफिनेशन पे चलें तो नेक्स्ट डेफिनेशन है कंसिडरेशन की। मैं आपको बता दूं, जब मैंने क्लास में एक्सप्लेन भी किया था तो बताया था, जनरली कंसिडरेशन दो तरह के होते हैं और GST में इतना वाइडर स्कोप कर दिया है कि आप किसी को अगर सिर्फ एक सेल्फलेस फॉर्म में कुछ दे रहे हो, चैरिटी के फॉर्म में, तो ही हम कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। अगर आप किसी भी फॉर्म में सामने वाले से कुछ भी ले रहे हो तो कंसिडरेशन है। अगर मैं बच्चे को फ्री में भी पढ़ा रहा हूँ, ये बोल के फ्री में पढ़ा रहा हूँ, और अगर मैं उससे टेस्ट कॉपी चेक करवाता हूँ तो भी मेरे लिए वो कंसिडरेशन है, क्योंकि मैं फेवर में कुछ नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन सामने वाले से ले रहा हूँ। तो प्रैक्टिकली दो तरह के कंसिडरेशन कवर किए हैं GST के अंदर। एक होता है मॉनेटरी कंसिडरेशन, दूसरा होता है नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन। लेकिन दो चीज़ों को कंसिडरेशन नहीं माना गया है। एक तो रिफंडेबल डिपॉजिट है, और मैंने इसका लॉजिक बताया भी था, वापस बता देता हूँ। रिफंडेबल डिपॉजिट इसलिए कंसिडरेशन नहीं मानते क्योंकि वो आपको सामने वाले को वापस पे करना है। तो अनलेस इट इज़ अप्लाइड, अनलेस इट इज़ फोरफिटेड, वो चीज़ कभी भी कंसिडरेशन नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो आपका पैसा है ही नहीं, आपको वापस करना है। गवर्नमेंट को सब्सिडी को स्पेशली GST लॉ के अंदर एक्सक्लूड किया है, उसे कंसिडरेशन माना नहीं जाता है। तो तीसरी शर्त क्या होगी? कंसिडरेशन। पहली शर्त थी ट्रांजैक्शन होना चाहिए, दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त थी कि सब पर्सन होना चाहिए। तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त है कि सब कंसिडरेशन होना चाहिए। एक चीज़ और बता दूं, पर्सन में भी टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। क्या आपने GST अच्छे से पढ़ा है? जी हाँ। तो आपको याद होना चाहिए टैक्सेबल पर्सन कौन होते हैं। आपको पता है टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या थी? अच्छा, जिसका टर्नओवर 40 लाख को क्रॉस करेगा वो टैक्सेबल पर्सन, ऐसा कुछ था क्या? नहीं। टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन बहुत सिंपल थी, ए पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड। मतलब जो भी आदमी रजिस्टर्ड है, जिसको भी GST में रजिस्ट्रेशन लेने की लाइबिलिटी है। कहाँ पे? आगे के सेक्शन में पढ़ते हैं, सेक्शन 21, 22, 23, 24, 22, 23, 24, सॉरी 22, 23, 24 के अंदर जिनको भी GST के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने की लाइबिलिटी है, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, वो सब टैक्सेबल पर्सन माने जाते हैं, और उन सब के ऊपर GST की लाइबिलिटी आ जाती है अगर वो सप्लाई कर रहे हैं। तो सप्लाई की पहली शर्त ट्रांजैक्शन होना, दूसरी शर्त पर्सन होना, साथ में टैक्सेबल पर्सन होना, एक शर्त थी कंसिडरेशन होना। अब हम चलते हैं आगे, और कौन सी शर्त है? गुड्स और सर्विसेज। एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन कौन सी थी साहब? गुड्स और सर्विसेज होने चाहिए। याद करो डेफिनेशन ऑफ गुड्स क्या थी? बहुत सिंपल, हर लॉ में आपको एक जैसी डेफिनेशन मिलेगी। क्या? एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन बताओ क्या क्या चीजें इंक्लूड और एक्सक्लूड थी? अगेन नंबरिंग पे चले तो दो चीजें इंक्लूड थी, दो चीजें एक्सक्लूड थी। बताओ क्या क्या? दो चीजें क्या क्या इंक्लूड थी? यस, गुड्स में इंक्लूड था एक्शनेबल क्लेम। क्यों याद करो, क्यों गुड्स में एक्शनेबल क्लेम इंक्लूड किए थे? क्योंकि हमें लॉटरी, गैम्बलिंग और बेटिंग पे टैक्स लगाना है, इसीलिए गुड्स में एक्शनेबल क्लेम को इंक्लूड किया गया था। दूसरी चीज इसमें इंक्लूड की गई थी, बताओ क्या? ग्रोइंग क्रॉप्स। लेकिन दो चीजें एक्सक्लूड करी थी। क्या? दो चीजों पे GST गुड्स ना होने के कारण लगता ही नहीं है। एक तो मनी और दूसरा है सिक्योरिटीज। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, आपको पता होगा। डिबेंचर्स, शेयर्स, सिक्योरिटीज, इन सब पे STT पे करना पड़ता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, और इसीलिए इन सब के ऊपर GST नहीं लगता। दूसरी थी मनी, लोन लेना, लोन देने पे GST नहीं है। क्या ब्याज पे GST है? वो हम आगे जाके एग्जामिशन में देखेंगे कि एग्जैक्टली है कि नहीं है। पर या अगर मैंने सामने वाले को पैसा दिया है और सामने वाले से मैं उसका रीपेमेंट ले रहा हूँ, बैंक में मैंने अकाउंट में पैसा जमा कराया, वो पैसा मैंने वापस निकाल लिया, वो चीज़ बिल्कुल भी GST के दायरे में कवर नहीं होती, बिकॉज इट्स ए मेयर मनी ट्रांजैक्शन। आ रही ये बात समझ में? बहुत बढ़िया। इसके बाद हमने सर्विसेज की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। सर्विसेज की डेफिनेशन की बात करें तो इट्स वेरी वाइडर, बिकॉज इसमें उन्होंने बोला है कि सर्विसेज इंक्लूड एवरीथिंग अदर देन व्हाट? अगेन वही जो गुड्स में था, मनी, सिक्योरिटीज एंड गुड्स, बिकॉज गुड्स को उधर कवर कर दिया, तो ऑफकोर्स गुड्स तो बाहर वो नहीं होने। लेकिन याद करो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी। एक्चुअली सर्विसेज की डेफिनेशन में एक तो इंक्लूड होगा कन्वर्जन ऑफ करेंसीज। मैंने बताया था अगर आप किसी से करेंसी कन्वर्जन करवाते हैं, जो बैंक से जो डॉलर्स एक्सचेंज करती हैं, जो ब्रोकर्स हैं फॉरेन एक्सचेंज के जो कि डॉलर्स एक्सचेंज करते हैं या कोई भी करेंसी एक्सचेंज करते हैं, जिनके लिए सेपरेट कंसिडरेशन लिया गया है, वो चीज़ भी सर्विसेज की डेफिनेशन में
इंक्लूड होती है। मैं आपको बता दूं इसमें अमेंडमेंट था, वो चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ऐड करना रह गया है। और क्या चीज़ सर्विसेज में आएगी, एक और है स्टॉक ब्रोकर्स। अब ये क्या है सर, मैं आपको बता दूं, आपने अभी तो सर बोला कि सिक्योरिटीज पे टैक्स नहीं है। ऑफ कोर्स सिक्योरिटीज पे टैक्स नहीं है, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि स्टॉक ब्रोकर्स पे टैक्स नहीं है। एक्चुअली सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शन पे टैक्स नहीं है। मतलब अगर आज मेरे पास शेयर्स और मैं अपने शेयर्स की ट्रेडिंग करता हूं तो मुझे जीएसटी नहीं देना है, मैं एससीटी पे करूंगा। लेकिन अगर मैं किसी ब्रोकर फर्म के थ्रू शेयर की ट्रेडिंग कर रहा हूँ, देखो आज मेरे को कहीं डीमैट अकाउंट खुलवाना है किसी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा डीमैट अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में, तो जब भी मैं कोई ट्रेडिंग करता हूँ तो मुझसे 0.10% चार्ज करता है। अगर आप दो तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं, अगर आपको पता हो तो, इंट्राडे और डिलीवरी। अगर मैं डे टू डे में बेच देता हूँ तो 1 पैसा की ब्रोकरेज लगती है, और अगर मैं होल्ड करके बेचता हूँ तो 10 पैसे की ब्रोकरेज लगती है। तो क्या उस ब्रोकरेज पे जीएसटी है? हाँ, क्योंकि उसको सर्विस की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। याद रहेगी बात। तो एक और चीज़ हमारी कवर हो गई, गुड्स और सर्विसेज। तो क्या क्या कवर हो गया सप्लाई की डेफिनेशन में? सप्लाई की डेफिनेशन में कवर हो जाता है आर्ट ट्रांजेक्शन्स, दूसरा कवर हो जाता है पर्सन, टैक्सेबल पर्सन, तीसरा कवर हो जाता है कंसिडरेशन, चौथा कवर हो जाता है गुड्स और सर्विसेज। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं और क्या चीज़ सप्लाई की डेफिनेशन में कवर होगी। एक और चीज़ सप्लाई की डेफिनेशन में आती है, मैं उसको ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे वो कवर नहीं हुआ है, एंड दैट इज कॉल्ड बिजनेस। मैं 1 मिनट लग रहा है, मैं वो वाला चार्ट खोल देता हूँ। ये देखिए, ये आपके जीएसटी का जो चार्ट है जो मैंने आपको बांटा है, जो बड़ा सा जंबो चार्ट है, ये उसका एक छोटा सा पिक्चर है, और इसमें से मैं बिजनेस की डेफिनेशन आपको पढ़ा देता हूँ, बिकॉज ये चार्ट भी हमको रेफर करना था। तो देखो चार्ट के अंदर सबसे पहले 7(1)(a) में 8 ट्रांजेक्शन दिए हैं। कंसिडरेशन की डेफिनेशन आपको दिख रही होगी, साथ में टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन आपको दिख रही होगी। बिजनेस की डेफिनेशन इधर देख लेते हैं। बिजनेस की डेफिनेशन ये रही, देखिए बिजनेस में क्या क्या इंक्लूड होगा। बिजनेस में इंक्लूड होगा, अगेन देखा जाए तो कुछ 9 चीज़ें इंक्लूड की है बिजनेस के अंदर, और वो बिजनेस के अंदर 9 चीज़ें क्या क्या है वो एक बार हम पढ़ लेते हैं। पहले पॉइंट के अंदर भी उन्होंने कुछ ट्रांजैक्शन कवर किए, जैसे ट्रेड, कॉमर्स, वोकेशन, मैन्युफैक्चर, वेजर, एडवेंचर, प्रोफेशन। लेकिन इसके साथ एक वर्ड यूज हुआ है, वेदर और नॉट फॉर पिक्यूनरी बेनिफिट। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है। इसका मीनिंग ये है कि बिजनेस के लिए जीएसटी में कोई मॉनेटरी बेनिफिट होना जरूरी नहीं है, मतलब आपका प्रॉफिट मोटिव हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसका मतलब जीएसटी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे भी लगता है। यस, आपने आगे जाके एग्जामिशन में पढ़ा भी होगा कि मंदिरों को कुछ छूट है, लेकिन उसके ऊपर के अमाउंट के ऊपर जीएसटी, जैसे दुकान के किराए पे 10,000 के ऊपर जीएसटी है। इसका मतलब एक चीज समझ में आती है कि मंदिर भी जीएसटी के दायरे से बाहर नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ खास बात यह है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि बिजनेस की डेफिनेशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो रही है। तो ट्रेड, कॉमर्स, प्रोफेशन, वोकेशन, मैन्युफैक्चर, वेजर, एडवेंचर। दूसरा है एंसिलरी एक्टिविटी से रिलेट जो भी है वो सब कवर हो जाती है। वॉल्यूम फ्रीक्वेंसी मैटर नहीं करता है। कैपिटल गुड्स की सेल परचेज भी बिजनेस में कवर हो जाती है। क्लब, सोसाइटी और एसोसिएशन कोई सर्विस दे रहा है तो वो भी कवर हो जाता है। इवन एडमिशन टू प्रीमाइसेस भी बिजनेस में कवर हो जाता है। और होल्डर ऑफ ऑफिस, मतलब अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो या फिर ऑफिस बेरर हो तो भी आप बिजनेस की डेफिनेशन में आ जाते हो। रेस क्लब टोटलाइजर आ जाता है, और लोकल अथॉरिटी की सर्विसेज भी बिजनेस की डेफिनेशन में आ जाती है। तो कुछ 8-9 चीज़ें मैंने आपको एक बार वापस बता देता हूँ। कुछ तो ट्रांजेक्शन है, ट्रेड, कॉमर्स, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर, उनसे रिलेटेड एंसिलरी इंसिडेंटल एक्टिविटी। वॉल्यूम फ्रीक्वेंसी मैटर नहीं करता है। रेस क्लब टोटलाइजर, कैपिटल एसेट्स की सेल परचेज, इवन बिजनेस बंद होने के बाद भी हो तो भी वो कवर हो जाती है। साथ में सोसाइटी, क्लब, एसोसिएशन की सर्विसेज और गुड सप्लाई कवर हो जाती है। एडमिशन टू प्रीमाइसेस, होल्डर ऑफ ऑफिस, ये सब थे बिजनेस के डेफिनेशन के अंदर। तो देखा जाए तो 7(1)(a) के अंदर 5 शर्तें कवर हो जाती है। वो पांचों की पांचों शर्तें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था 7(1)(a) को लेके। अब हम इसके बाद का डिस्कशन करेंगे जिसमें हम 7(1)(b), 7(1)(b) के साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बात करेंगे। तो 7(1)(a) हमारा पूरा कवर हो जाता है।